हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 29 मई के इस करंट अफेयर वीडियो को आप ध्यान से देखिए और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेयर का वीडियो आपने एक साल तक के लिए देख लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा और आपकी आने वाली एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता, यह हमारा वादा है। और हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन 800 किलोमीटर लंबी सड़कों का विकास हर्बल यानी जड़ी बूटी वाली सड़कों के रूप में करेगी। तो हाल ही में यह घोषणा की है उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, जो 800 किलोमीटर हमारी नेशनल हाईवे है वहां पर हर्बल पौधे का रोपण करेगी और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश सरकार। और यह घोषणा उप मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विकास मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने की है। और यहां आप देख सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य को, वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है। और इन हर्बल सड़कों के किनारे पीपल, नीम, सहजन जैसे आयुर्वेद में वर्णित वृक्षों के साथ ही ब्राह्मी, अश्वगंधा और जैतरोफा जैसे जैविक पौधे भी लगाए जाएंगे। तो दोस्तों इसी के जरिए हमारे भारत देश की जैव विविधता में भी बढ़ोतरी होगी और यह जो रोड है इसका जो दिखाव है वो भी अच्छा होगा। तो दोस्तों यहां हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए हमारा भारत देश का सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश, जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई। उत्तर प्रदेश की कैपिटल का नाम क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश से जुड़ा यह फैक्ट आप हमेशा के लिए याद रखिए कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री हमारे भारत देश की कौन थी? तो याद रखो, अक्टूबर 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश एवं भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और यहां आप देख सकते हैं हमारे भारत देश की यह पहली महिला मुख्यमंत्री, नाम क्या है? सुचेता कृपलानी। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा, तो यह वीडियो लास्ट तक देखें और बाद में आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में आधार के माध्यम से तत्काल निःशुल्क ई पैन कार्ड जारी करने की सुविधा का शुभारंभ किसने किया? तो इस तरह के ई पैन कार्ड हाल ही में जारी करने की जो सुविधा है इसका शुभारंभ किया है हमारे देश की महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, जो हमारे भारत देश की पूर्णकालिक पहली वित्त मंत्री है। तो देखो केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुरूप केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज ही यानी कि कल नई दिल्ली में पैन के तत्काल आवंटन की सुविधा का शुभारंभ औपचारिक रूप से किया है। तो दोस्तों आप भी यदि आपका जो आधार कार्ड है वो मोबाइल से लिंक है तो आप भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और यह ई पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए वेबसाइट का नाम क्या है? तो यहां आप पढ़ सकते हैं ई फाइलिंग, जो इस पैन कार्ड प्राप्त करने हेतु वेबसाइट है। और तत्काल पैन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। तत्काल पैन प्राप्त करने के लिए आवेदक को आयकर विभाग की ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर अपना वैध आधार नंबर डालना होता है और यहां कुछ जो प्रोसेस है वो प्रोसेस करनी होती है। किस तरह की? तो इसके बाद से उसके आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है जिसे उसे वेबसाइट पर डालना होता है और यह प्रक्रिया पूरी होते ही 15 अंकों वाली एक पावती संख्या प्राप्त होती है। तो दोस्तों इससे पहले पूर्व शर्त है कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है और इस सुविधा का
बीटा संस्करण 12 फरवरी 2020 को ही शुरू किया गया था, लेकिन हाल ही में इसकी ऑफिशियल घोषणा की है हमारी वित्त मंत्री ने। तो आपने भी यदि पैन कार्ड नहीं लिया है तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस नाम से श्रम कार्यालय के ट्विटर हैंडल का उद्घाटन किया गया? हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना श्रम कार्यालय के ट्विटर हैंडल का उद्घाटन किया, जिसका नाम है @LaborDG। क्या है? @LaborDG। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। और यह ट्विटर हैंडल की बात करें तो हमारे वर्तमान श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? संतोष कुमार गंगवार, जो यहां आप देख सकते हैं हमारे वर्तमान श्रम और रोजगार मंत्री है। और यह ट्विटर हैंडल भारतीय श्रम बाजार के सूचकांकों के बारे में नियमित रूप से अद्यतन जानकारियां उपलब्ध कराएगा। तो यह हमारे श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा यह कदम उठाया गया है। और लेबर ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सूचनाएं सरकार को रोजगार संबंधी नीतियों और प्रक्रिया को बनाने और लागू करने में मदद करती है। तो दोस्तों, इसी से जुड़े हमारे जो मिनिस्टर है इसका नाम मत भूलिएगा। चौथा क्वेश्चन, राज्य के सभी नागरिकों का स्वास्थ्य डेटाबेस तैयार करने की योजना किसने शुरू की है? तो एक राज्य ने हाल ही में स्वास्थ्य डेटाबेस तैयार करने की एक योजना बनाई है और समूचे राज्य के सभी नागरिकों का स्वास्थ्य डेटाबेस बनाया जाएगा। और यह कदम उठाया है कर्नाटक राज्य की सरकार ने। और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। तो देखो, स्वास्थ्य डेटाबेस तैयार करने की योजना अपने आप में एक अनूठी पहल है, जिसके माध्यम से राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर में सभी नागरिकों का वास्तविक और प्रमाणीकृत स्वास्थ्य डेटा रखा जाएगा। और इनसे जुड़ा एक और क्वेश्चन बन सकता है कि यह परियोजना प्रायोगिक तौर पर पहले किस जिले में लागू हो जाएगी? तो याद रखो, कर्नाटक के एक जिले का नाम है चिक्काबलपुर। क्या नाम है? चिक्काबलपुर में यह प्रायोगिक तौर पर यह परियोजना लागू की जाएगी। सरकार राज्य के सभी 6.5 करोड़ नागरिकों का सर्वेक्षण कराएगी, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और आशा कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया जाएगा। तो यह बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कर्नाटक की सरकार ने। तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही सुर्खियों में था कि हाल ही में आप्ता मित्र ऐप और हेल्पलाइन नंबर किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? तो आप्ता मित्र ऐप और एक हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया था कर्नाटक राज्य की सरकार ने। तब भी मैंने आपको कर्नाटक के बारे में बताया था। तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए, यह है कर्नाटक, जो गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से घिरा हुआ है। कर्नाटक का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। कर्नाटक की कैपिटल का नाम क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। और कर्नाटक का राजकीय पुष्प क्या है? कमल। राजकीय पशु है हाथी, राजकीय वृक्ष है चंदन और राजकीय पक्षी है नीलकंठ। तो दोस्तों, किसी भी स्टेट से जुड़े जो स्टेट सिंबल है उसी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में पंचगव्य से बनाई गई कोविड-19 की आयुर्वेदिक दवा का क्लिनिकल परीक्षण कहां शुरू होगा? तो पंचगव्य से बनाई गई यह कोविड-19 की आयुर्वेदिक दवा का पहला क्लिनिकल परीक्षण गुजरात में होगा। कहां पर? गुजरात में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। लेकिन गुजरात के किस शहर में, वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो देखो, गुजरात में पंचगव्य से बनाई गई कोविड-19 की आयुर्वेदिक दवा का क्लिनिकल परीक्षण कहां शुरू होगा? राजकोट से, जिसे रंगीला सिटी भी कहते हैं दोस्तों। और गायों से प्राप्त 5 मुख्य उत्पाद जिसे पंचगव्य कहते हैं। तो यह 5 चीज है: दूध, मक्खन, घी, गोबर और गौमूत्र का वेदों में पंचगव्य के रूप में उल्लेख किया गया है। और इसी का कोविड-19 के खिलाफ एक क्लिनिकल परीक्षण किया जाएगा राजकोट में। और इसके बाद अहमदाबाद और सूरत में भी यह परीक्षण किया जाएगा। तो हमारे राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यहां आप देख सकते हैं, जिसका नाम है डॉक्टर वल्लभ भाई कथिरिया,
जो हमारे राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष है। और भारत में यह पहली बार है कि किसी भी आयुर्वेद दवा के क्लिनिकल परीक्षण को अंजाम दिया जाएगा कोविड-19 के खिलाफ। और बात करते हैं जब गुजरात की, तो गुजरात से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने चाहिए। चलो, आज आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। गुजरात की कैपिटल का नाम क्या है? गांधीनगर। गांधीनगर को ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। और गुजरात के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? विजय भाई रूपाणी। और गुजरात के उप मुख्यमंत्री कौन है? नितिन भाई पटेल। और गुजरात में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर स्थित है? नर्मदा नदी में साधु द्वीप पर यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है? तो राम वी सुतार। और एशियाटिक लायन ओनली फॉर गुजरात में पाए जाते हैं। यह बात भी आप याद रख लीजिए। छठा क्वेश्चन, हाल ही में अंटार्कटिका में न्यूट्रिनो की असामान्य ऊर्ध्व गति का पता किसने लगाया है? तो यह अंटार्कटिका में न्यूट्रिनो की असामान्य ऊर्ध्व गति का पता नासा ने लगाया है, जो एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है नासा। तो देखिए, हाल ही में नासा के अंटार्कटिक इंपल्सिव ट्रांजिएट एंटीना, जिसे शॉर्ट में बोले तो एंटीना ने अंटार्कटिका में न्यूट्रिनो की असामान्य ऊर्ध्व गति का पता लगाया है। और यह एंटीना क्या है? तो एंटीना उपकरण एक रेडियो टेलीस्कोप है, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। एक रेडियो टेलीस्कोप है जिसका उपयोग अंटार्कटिका के ऊपर उड़ने वाले वैज्ञानिक गुब्बारे से अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रे न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए किया जाता है। और इसे नासा द्वारा डिजाइन किया गया है, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और एंटीना किसी भी प्रकार के न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए नासा की पहली वेधशाला है। और इसमें हीलियम बैलून से जुड़ी रेडियो एंटीना की एक सारणी व्यू रचना शामिल है, जो अंटार्कटिका क्षेत्र में बर्फ की सतह से 37,000 मीटर की दूरी पर उड़ती है। तो इसी तरह का हाल ही में पता लगाया गया है। और जब बात करते हैं नासा की, तो नासा से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन कुछ महीनों में सुर्खियों में रहे। तो वाइटल नाम से एक नया हाई प्रेशर वेंटिलेटर किसने बनाया है? तो यहां आप देख सकते हैं, वाइटल नामक एक नया हाई प्रेशर वेंटिलेटर भी नासा के वैज्ञानिकों की टीम ने तैयार किया है। और इसी बात को लेकर भी नासा सुर्खियों में था। और भी एक क्वेश्चन था कि हाल ही में सनराइज मिशन की घोषणा किसने की है? सनराइज मिशन की घोषणा भी नासा ने की है। तो अब हम बात करते हैं नासा की। तो एक क्वेश्चन यह भी याद रख लो कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इलेक्ट्रिक विमान का प्रदर्शन किया? नासा ने। नासा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी में। नासा की स्थापना कब हुई? 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई। नासा के वर्तमान प्रमुख कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन। और नासा का पूरा नाम है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का पूरा नाम है। और अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। WHO फाउंडेशन नाम से एक स्वतंत्र संस्था के निर्माण की घोषणा किसने की है? तो WHO फाउंडेशन की एक स्वतंत्र संस्था के निर्माण की घोषणा हाल ही में WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, जो हमारे WHO के वर्तमान डायरेक्टर जनरल है। और यहां मैं आपको साथ साथ बता दूं, WHO फाउंडेशन जो WHO से स्वतंत्र रूप से अलग होगा। और WHO फाउंडेशन के फाउंडर का नाम है थॉमस जेल्टनेर, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। तो यहां हम बात करते हैं इस WHO फाउंडेशन के। तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बन सकता है कि WHO फाउंडेशन संस्था के निर्माण करने का उद्देश्य क्या है? महामारी के दौर में वित्तीय चुनौतियों से निपटने हेतु यह WHO फाउंडेशन का निर्माण किया जा रहा है। और यह संस्था गैर परंपरागत स्रोतों से धन एकत्रित कर वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयासों का समर्थन करेगी। तो यह जो कदम उठाया गया है वो काफी अच्छा है।
और जब भी बात आती है WHO की, तो WHO के बारे में मैंने कई बार आपको बताया, और यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से किस हेतु बेवक्यू ऐप का उपयोग केरल में किया जाएगा? तो आपको जब मैं आंसर बताऊंगा तो आपको भी आश्चर्य होगा, क्योंकि शराब वितरित करने के लिए यह बेवक्यू ऐप का उपयोग केरल में किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, शराब वितरित करने के लिए। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि शराब की दुकानें पर जो लंबी लंबी कतारें होती थी, इसकी वजह से कोविड-19 के संक्रमण का जो खतरा था वो भी बढ़ जाता था, और इसीलिए यह ऐप को विकसित किया गया है। तो देखो, हाल ही में गूगल प्ले स्टोर ने बेवक्यू ऐप को मंजूरी दे दी, जिसका उपयोग केरल में शराब वितरित करने के लिए किया जाएगा। और इसी से जुड़ी आगे हम बात करें तो इस नव विकसित मोबाइल ऐप के माध्यम से केरल राज्य में शराब की बिक्री के लिए जो आभासी कतार प्रणाली शुरू की जा सकेगी, यानी कि आप मोबाइल के जरिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे, और इससे शराब की दुकानों पर भीड़ कम हो जाएगी, और साथ ही सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन भी न हो सकेगा। तो इसीलिए यह बेवक्यू एप्लीकेशन हाल ही में केरल में लॉन्च की गई है। और बात करते हैं इसी ऐप की, तो एक और क्वेश्चन बनता है कि बेवक्यू ऐप को किसने विकसित किया है? बेवक्यू ऐप को विकसित किया है कोच्चि स्थित एक स्टार्टअप जिसका नाम है फेयरकोड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने यह बेवक्यू नामक एक मोबाइल ऐप विकसित की है। 9वां क्वेश्चन, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद में किस मंत्रालय के सचिव को शामिल किया गया था? तो हाल ही में वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव को हाल ही में शामिल किया गया था, और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो देखो, हाल ही में भारत सरकार ने एक गजट अधिसूचना के माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था पर सरकार के बढ़ते फोकस के मद्देनजर वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव को शामिल किया गया था, और इसीलिए इस मंत्रालय का नाम आपको याद रखना है। और यहां हम बात कर रहे हैं वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की। तो इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन में आपको बताऊं तो इसका गठन कब किया गया? दिसंबर 2010 में। और यह सांविधिक निकाय नहीं है, यह बात भी आप याद रख लीजिए। और इस परिषद का उद्देश्य क्या है? वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने वाली क्रियाविधि को मजबूत एवं संस्थागत करना, और अंतर विनियामक समन्वय को बढ़ाना तथा वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना। तो दोस्तों, इसी तरह की परिषद है जो क्लास 1-2 एग्जामिनेशन में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में भी पता होना चाहिए, जो मैं यहां आपको बता रहा हूं। तो यह परिषद की अध्यक्षता हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, और सदस्यों में कौन कौन होते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्तीय सचिव या आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव, और वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार, और अंत में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमीय बोर्ड के अध्यक्ष, यानी कि हमारे सेबी के अध्यक्ष इसमें शामिल होते हैं। तो कौन कौन सदस्य होते हैं वो यहां आप वीडियो पॉज कीजिए और एक बार पढ़ लीजिए। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में अपने पहले स्टेल्थ बॉम्बर विमान का निर्माण किसने किया है? तो यहां आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है यह स्टेल्थ बॉम्बर विमान, जो हाल ही में विकसित किया है रूस देश ने। किसने? रूस देश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस। तो देखो, रूस ने अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन यानी कि पकड़ा प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है। यह बम वर्षक विमान सुखोई Su-57 सुपरसोनिक फाइटर जेट के बाद दूसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसका नाम भी मत भूलिएगा, यहां शॉर्ट नेम आप देख सकते हैं, और जिसे डेवलप किया है हाल ही में रूस ने। तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए कि यह है रूस, जिसकी कैपिटल का नाम है मॉस्को, जिसके अगल बगल में फिनलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, मंगोलिया
और चाइना जैसे देश स्थित है। तो दोस्तों रूस की कैपिटल मॉस्को, रूस के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन, और रूस की करेंसी का नाम है रूसी रूबल, और रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। यह कई एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया है, तो याद रखो रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। 11वां क्वेश्चन, प्रति वर्ष 28 मई को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 28 मई को, आंसर मैंने यहां गलती से दे दिया है, 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे के रूप में मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विश्व भूख दिवस, हर साल मनाया जाता है 28 मई को। तो दोस्तों हमारे भारत देश में यह हंगर पोजीशन है वो बहुत ही खराब है। तो देखो संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2050 तक 2 बिलियन लोग गरीबी के दायरे में आएंगे और उन्हें भोजन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। और यहां पर पढ़िए दोस्तों, चौंकाने वाला खुलासा दिया है हमारे FAO ने, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस के सोर्स से यह डेटा लिया गया है कि तकरीबन 820 मिलियन पीपल वो हाल ही में हमारे विश्व में यह भूखमरी से निपट रहे हैं, यानी कि भूखमरी का सामना कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारे समूचे विश्व में यह भूखमरी का जो इंडेक्स है उसमें हमारे भारत देश का कौन सा स्थान है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत को 102वां स्थान मिला है। लेकिन 2014 की बात करें तो भारत साल 2014 में 55वें स्थान पर था। और इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स की शुरुआत साल 2006 में की थी। तो यह जो फैक्ट है वो आप याद रख लीजिए। और अब बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। महाराष्ट्र में राज्य राजमार्गों के निर्माण के लिए भारत सरकार ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो महाराष्ट्र राज्य में राजमार्गों के निर्माण के लिए भारत सरकार ने ADB के साथ एक समझौता किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो यहां हम बात करते हैं इस इश्यू की। तो ADB से प्राप्त धनराशि का उपयोग महाराष्ट्र सरकार द्वारा सड़क परियोजनाओं में सुधार के लिए किया जाएगा और इन परियोजनाओं का उपयोग शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए किया जाएगा। और यह हाल ही में जब समझौता हुआ है हमारे भारत सरकार और ADB के बीच, तो मैं आपको एशियाई विकास बैंक के बारे में बताता हूं। इंग्लिश में कहे तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई। और ADB का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? फिलीपींस के मनीला में। और इसके वर्तमान कुल सदस्य कंट्री कितने हैं? 68। और ADB के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु अस्कावा। और ADB में शेयरों का सबसे बड़ा अनुपात जापान देश का है। तो यह बात भी आप याद रख लीजिए। और इसी के साथ हम जब यह रोड डेवलपमेंट किया जाएगा महाराष्ट्र में, तो इनसे जुड़े कुछ क्वेश्चन की भी बात करें कि हाल ही में सुर्खियों में रहा ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और इसी के बारे में मैंने आपको 7-8 दिन पहले ही बताया था। और एक क्वेश्चन भी करंट अफेयर में था कि हाल ही में मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किसने किया है? महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने मी अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ किया है, वहां के एक फाउंडेशन ने। और बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए, यह है महाराष्ट्र जो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यहां पर तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से घिरा हुआ है। और महाराष्ट्र की कैपिटल का नाम क्या है? मुंबई, जिसे हमारे भारत देश की आर्थिक कैपिटल भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और वो महाराष्ट्र के 18वें चीफ मिनिस्टर है। और विधान परिषद से वो हाल ही में निर्विरोध चुने भी गए हैं। और महाराष्ट्र का गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को। और इसीलिए हर साल 1 मई को महाराष्ट्र अपना स्थापना दिवस मनाता है, और साथ साथ गुजरात भी। और महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी क्या है? पीले पैरों वाला हरा कबूतर। और महाराष्ट्र का राज्य फूल क्या है? जरूल। महाराष्ट्र का राज्य पेड़ का नाम है आम। और आम की सीजन है, तो दोस्तों आम खा लीजिएगा।
और महाराष्ट्र का राज्य पशु का नाम क्या है? भारतीय विशाल गिलहरी, जो महाराष्ट्र का राजकीय पशु है। और अब बात करते हैं 13वें क्वेश्चन के। हाल ही में मुज्तबा हुसैन का निधन हो गया, वे कौन थे? तो यहां आप देख सकते हैं पद्मश्री विजेता मुज्तबा हुसैन का निधन हो गया। वो एक जाने माने लेखक थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लेखक। तो यहां हम बात करते हैं इस ऑथर के। तो मुज्तबा हुसैन एक प्रसिद्ध उर्दू लेखक, हास्य एवं व्यंग्यकार थे और मुज्तबा हुसैन का जन्म 15 जुलाई 1936 को तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था और मुज्तबा हुसैन को उर्दू के मार्क ट्वेन की उपाधि भी दी गई है। और इसीलिए यदि क्वेश्चन निकल सकता है कि हमारे उर्दू के मार्क ट्वेन किसे कहा जाता है, तो मुज्तबा हुसैन। तो इस व्यक्ति का नाम मत भूलिएगा, जो एक उर्दू लेखक थे और उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत सियासत से की और जो हैदराबाद से प्रकाशित एक प्रमुख उर्दू दैनिक है। और मुज्तबा हुसैन को साल 2007 में देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार मीनिंग पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और यहां आप देख सकते हैं मुज्तबा हुसैन को सम्मानित करते हुए हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो फिलहाल तो नहीं रहे, लेकिन हमारे बहुत ही जाने माने एक साइंटिस्ट थे और ऐसे व्यक्तियों के चरण में शत शत नमन करने का भी मन होता है। और अब बात करते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन के। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने निम्न में से किस राजमार्ग पर व्यस्त चंबा शहर के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग खोदकर प्रमुख उपलब्धि हासिल की है? तो यह उपलब्धि हासिल की है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने और वो नेशनल हाईवे नंबर 94 के नीचे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन डी और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है डाभी हार्दिक, जो जूनागढ़ से है और उन्होंने हमें आमंत्रित किया है केसर केरी खाने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रियंक चौधरी जो सूरत से है, उन्होंने इस आंसर में डिटेल में आंसर दिया है। और मनीषा मेर गुजरात के नवागाम से है। वनकर नितिन कुमार वो अहमदाबाद से है, सही आंसर भेजा है। मकवाना सोनल उन्होंने भी सही आंसर दिया है, गुजरात से है। तो दोस्तों सभी दोस्तों का सही आंसर है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ साथ गोवा से गजेंद्र नाहक, उन्होंने लिखा है कि सर मैं कोविड-19 की वजह से ड्यूटी पर हूं और 11 PM जाना पड़ता है और जब भी मैं आपके वीडियो देखता हूं तो लेट हो जाता हूं। अरे यार कोई बात नहीं, आप जो इस तरह की सेवा कर रहे हो, जब भी वक्त मिले आप हमारा वीडियो देख लीजिए। और मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा कि गजेंद्र नाहक, हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आप कैसा फीलिंग कर रहे हो, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आपके दोस्त को इस चैनल के बारे में भी जरूर बताना। और इला जेठवा, जिन्होंने हाल ही में अपनी 12वीं कक्षा पूर्ण की है, यानी कि 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूर्ण की है, लेकिन वो कॉलेज के बाद UPSC या GPSC लेवल की एग्जामिनेशन पास करना चाहती है और उन्होंने हमारी इस चैनल पर भरोसा जताया है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको हमारी चैनल से मदद मिलेगी और मैं अच्छी तरह हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमारी चैनल से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। तो इला जेठवा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शैलेश कुमार तबियाड़, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है, डिटेल में आंसर बताया है और वो गुजरात से है। चुडासमा मोहन, वो गुजरात के कुक्कसवाड़ा से है और दिव्या मिश्रा गुजरात के नडियाद से। तो सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में नील नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो दोस्तों कल ही इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि मेगा जल विद्युत परियोजना हाल ही में इसका निर्माण किस देश में किया जा रहा है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी परियोजना हो सकती है। यानी कि यहाँ 4 कंट्री है, इसी में से सही आंसर चुनना है और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर कर सकते हैं। आपको क्या
1 मिनट का वक्त हमारी इस चैनल के लिए दे सकते हैं तो प्लीज हेल्प करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।